नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव जो कि पूरे देश भर में उल्लास के साथ मनाया गया, गर्मी भी अपने चरम पे रही और राजनीतिक सरगर्मियां भी खूब देखने को मिली। बता दें कि जितने भी राजनीतिक दलें थी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते खूब नजर आई। बिहार में 40 सीटें हैं जिस पर एक पार्टी दावा कर रही है कि 40 की 40 उसकी हो गई और एक पार्टी कह रही है कि इस बार 40 में 40 उनकी नहीं जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे मगध और शाहाबाद के 10 ऐसी लोकसभा सीट के बारे में और उसके एग्जिट पोल के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदिप्त आर्यन। उदिप्त, सबसे पहले बात करेंगे नालंदा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ से प्रत्याशी हैं जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार और इंडिया महागठबंधन की तरफ से हैं संदीप सौरभ। तो इसमें एक समीकरण किसका बनता नजर आ रहा है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? खासकर नालंदा सीट नीतीश कुमार का सीट माना जाता रहा है पारंपरिक रूप से। 1984 के बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से जो निकला सो आज तक वापस कांग्रेस को नहीं मिल पाया। कभी राजद, और पिछले 15-20 सालों से तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफा मतलब 3 बार से तो कौशलेंद्र कुमार ही हैं जो नीतीश कुमार के बड़ा करीबी, हालांकि बिहार में बहुत उनका चर्चा नहीं रहता है लेकिन सबसे दुलरुआ नेताओं में से एक है। इस बार फिर कौशलेंद्र कुमार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण इस तरह का नालंदा का है कि बड़ा मुश्किल है वो सीट महागठबंधन के लिए निकाल पाना, और इस बार भी वहाँ से कौशलेंद्र कुमार निकाल रहे हैं। देखिए, कुर्मी अकेले 26% नालंदा में है, करीब 4.5 लाख के आसपास अकेले कुर्मी मतदाता है। 1,85,000 के आसपास वहां पर वैश्य मतदाता है और 1,35,000 के आसपास वहां पर पासवान मतदाता है। देखिए, पासवानों को भी अच्छी संख्या है नालंदा में, चाहे अस्थावा का इलाका हो, हरनौत का हो, इस्लामपुर का हो, इन सभी जगहों पर आपको पासवान वोटर भी अच्छी संख्या में मिलेंगे। तो एक मुश्त जो 7 लाख के आसपास वोट है, और खासकर जो अकेले कुर्मी मतदाताओं की बात कीजिए तो वो वहां पर करीब 26% है, मोटा मोटी 4.5 लाख के आसपास, और 3 लाख के आसपास वैश्य और पासवान, तो करीब 8 लाख के आसपास, माफ कीजिएगा 8 लाख वोट जो है वो एक तरफा कौशलेंद्र कुमार के पास है। इस बार भी उनको मिला है, कहीं कोई सनमारी नहीं हुई। इसके अलावा 1 लाख के आसपास वहां पर कुशवाहा वोटर भी हैं जो बड़ी भूमिका निभाते हैं चुनाव में, वो भी कौशलेंद्र कुमार के साथ है। हालांकि देखिए, मुस्लिम और यादव की बात कीजिए तो यहाँ पर मुस्लिम भी करीब 2 लाख की आबादी में है जो नालंदा लोकसभा पड़ता है। अगर आप बात कीजिए यादवों की तो वो भी करीब 3.25 लाख के आसपास है। लेकिन ये कलेक्टिव तौर से हार या जीत का फैसला नहीं करा पाते हैं कलेक्टिव तौर से। तो आराम से, मतलब बहुत उठा पटक मुझे नालंदा में नहीं दिख रहा है। नालंदा में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नालंदा आराम से और बड़ा कंफर्टेबली आप कह सकते हैं कि कौशलेंद्र कुमार जो है जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो ये चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल भी इसकी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब नालंदा की जो सीट है वो एनडीए गठबंधन को मिल रही है और नीतीश कुमार की पार्टी फिर से वहां पर फतह पाने वाली है। अच्छा, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद है और कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत। तो यहाँ पे किसकी समीकरण जीत की तरफ? देखिए, पटना साहिब में एक चर्चा थी, आज मतदान हो गया, लेकिन कल तक इसकी चर्चा थी कि क्या लाला जी लोग के ऊपर महतो वोट तो भारी नहीं पड़ रहा है, कायस्तों के ऊपर कहीं कुशवाहा वोट तो भारी नहीं पड़ रहा है। देखिए, पटना के अगर आप भूगोल को समझिए, 2009 के परिसीमन के बाद तो खैर पाटलिपुत्र और पटना साहिब 2 अलग अलग सीट हो गया। पटना में 3 जातियों का बड़ा दबदबा है आबादी के अनुसार, यादवों का, कुर्मी का और कायस्तों का। कायस्त चूंकि माइग्रेट करके पटना में आए हैं, मूलतः कायस्त पटना के रहने वाले नहीं है, लेकिन बिहार का कोई भी जिला हो, चाहे बेतिया हो, बक्सर हो, मोतिहारी हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, कहीं से भी कायस्त चूंकि नौकरी पेशा जाती है और शुरू से 50 साल 100 साल पहले से वो पटना में आकर बसे, तो उस समय पटना में जमीन भी काफी था, तो ज्यादातर जमीन भी वो लोग खरीदे और पटना के वो लोग आज बसिंदा हो चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पटना साहिब कायस्तों का सीट है। बनिया जो है, पटना सिटी का इलाका आप पकड़ लीजिए, पटना साहिब का इलाका पकड़ लीजिए जहां से नंदकिशोर यादव विधायक बनते हैं, वो पूरा इलाका बनिया का है। तो कायस्त और बनिया का कलेक्टिव वोट अगर पटना साहिब में देखा जाए तो 5 लाख के आसपास आता है। लेकिन कुशवाहा वोट, कहार वोट, कुर्मी वोट, अति पिछड़ों का वोट और यादव वोटर भी यहाँ बड़े निर्णायक है। तो लड़ाई तो पटना साहिब में भी कांटे की हुई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पटना साहिब में लड़ाई कोई आसान थी। इस बार रविशंकर प्रसाद के लिए एक तरफा लड़ाई नहीं दिख रहा था। अब मसला ये है कि जीत कौन रहा है। तो देखिए, इस बात को कहने में भी कोई मेरा अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये सीट भी जो है पटना साहिब जो है ये भी एनडीए निकाल रही है। रविशंकर प्रसाद जो है वो पटना साहिब से जीत रहे हैं। मतलब मगध का इलाका जो है, खासकर नालंदा और पटना, ये दोनों सीट एनडीए जो है वो निकाल रही है और अच्छे मार्जिन से निकाल रही है। इसमें कहीं कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है।
अच्छा, पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में एक तरफ मीसा भारती है और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है। रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में भी थे, तो 2014 से वो लगातार यहाँ पे सांसद बनते नजर आ रहे हैं। अब इस बार क्या लग रहा है कि यादव जो समाज है वो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा, काराकाट में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी और लालू को जेल भेज देंगे, वो बड़ा भारी पड़ा है पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र रामकृपाल हार रहे हैं। एग्जिट पोल इसकी तरफ स्पष्ट इशारा कर रहा है कि रामकृपाल यादव जो है वो हार रहे हैं पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र के अगर हम समीकरण को समझे, मीसा भारती 2 बार से लड़ रही हैं, उसके पहले लालू यादव भी लड़े, 2009 में रंजन यादव से हार गए थे, 2014 और 19 में मीसा भारती हारी। कारण क्या होता है? पाटलिपुत्र सीट यादव बाहुल्य सीट है, करीब करीब 5 लाख वोटर वहां पर यादव है और 3.5 लाख आसपास वहां भूमिहार है। तो भूमिहारों का तो एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ता है, लेकिन यादव वोट में एक बड़ी सेंधमारी रामकृपाल यादव कर देते थे। इस बार क्या हुआ कि यादवों की गोलबंदी हो गई। कारण बना छपरा में कांड जो हुआ, रोहिणी अचार वाला कांड, इसमें 2 यादवों की जान भी चली गई, उनकी हत्या कर दी गई। और नरेंद्र मोदी का वो बयान, साथ ही साथ रंजन यादव को जो लालू यादव ने अपने साथ जोड़ लिया, अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, कि रंजन यादव बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता है पाटलिपुत्र लोकसभा में। इसके अलावा रीतलाल यादव भी बड़ा मेहनत किए, भाई वीरेंद्र भी बड़ा मेहनत किए। तो अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, पाटलिपुत्र लोकसभा जो है वो मीसा भारती, देखिए 40,000 वोट से पिछले बार रामकृपाल जीते थे, इस बार यह अनुमान लगाकर चला जा रहा है, जो वोटिंग पैटर्न देखा गया है पटना साहिब में, चाहे मनेर का इलाका हो, नौबतपुर का इलाका हो, बिहटा का इलाका हो, ये इन तमाम जगहों पर, या दानापुर में आइए, फुलवारी शरीफ, ये पूरा इलाका है। यहाँ पर जो पैटर्न देखने में और समझने में आया है वो यही है कि पाटलिपुत्र कम से कम 1 लाख के मार्जिन से मीसा भारती इस बार निकाल सकती है। जीतेंगी तो जीतेंगी, इसमें अब कहीं दो राय नहीं है, लेकिन मार्जिन भी बड़ा हो सकता है, इसका भी अंदेशा है। क्योंकि यादव वोटों में सेंधमारी रामकृपाल इस बार नहीं कर पाए। यादवों की गोलबंदी करने में लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी जो है वो सफल होते हुए दिखी है। अच्छा, आरा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ आरके सिंह है, जो कि बहुत पहले से ही वो जीतते आ रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे सुदामा प्रसाद है। बिल्कुल। लेकिन जो आरके सिंह है वो काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं, एक अलग उनके अंदर क्रेजनेस है बिल्कुल आरके सिंह को लेकर। तो वहाँ पे क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो वो भी एक सुरक्षित सीट कहा जा सकता है? देखिए, आरा एकदम मतलब एक तरफा लड़ाई मेरी नजर में रहा आरके सिंह का। आरके सिंह निकाल रहे हैं, इसमें कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है कहने में कि देखिए, आरा का समीकरण राजपूतों का समीकरण है, यादव वोटर वहां पे अच्छी संख्या में है। और इसके अलावा सुदामा प्रसाद, चूंकि ओजी जाति से आते हैं, हलवाई जाति है, साहू जी से कहते हैं, उस जाति से आते हैं सुदामा प्रसाद। तो आरा में देखिए, पिछले बार वहां से राजू यादव लड़े थे, तो लड़ाई फाइट हो गया था वहां पर, लेकिन इस बार यादवों को टिकट काटकर वहां पर सुदामा प्रसाद को दिया गया वो टिकट। तो आरा में, और देखिए आरके सिंह का एक बड़ा सकारात्मक छवि आरा में रहा है, कोइलवर के पैरेलल ब्रिज बनवाना। आरा में आज, आरा एक समय था, चूंकि वो हमारा इलाका है शाहबाद का, मतलब 2014 के पहले इतना गंदा था। सही बात। आप कोइलवर पार करके जैसे ही टाउन में एंटर करते हैं, डीएवी स्कूल पार करते हुए जीन पॉल स्कूल था, एकदम कचरों का अंबार लगा रहता था। हाँ। उससे मुक्ति दिलाया आरके सिंह ने। तो आरा की जनता भी जो है वो आरके सिंह को पसंद करती है, जाति से ऊपर उठकर, और इसका फायदा इस चुनाव में आरके सिंह को मिल रहा है। आरके सिंह निर्विवाद रूप से आराम से आरा निकालते हुए दिख रहे हैं, और अच्छे मार्जिन से। अगर वोट प्रतिशत की बात कीजिए तो करीब करीब 48% वोट अकेले आरके सिंह को वहां मिलते हुए दिख रहा है, और 40% के आसपास वोट जो है, 38 से 40% के आसपास वोट जो है वो सुदामा प्रसाद को मिलते हुए दिख रहा है। करुणा, अच्छा, बक्सर में बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी, वहाँ पे पहले अश्विनी चौबे थे, और सुधाकर सिंह जो है वो है आरजेडी की तरफ से। लेकिन एक तरफ एक निर्दलीय खड़े हो गए हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। तो यहाँ पर किसकी समीकरण दिख रही है? देखिए, जैसा मैंने पाटलिपुत्र का समीकरण बताया, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ददन पहलवान जो है वो वोट इस बार फिर काट लेंगे यादवों का। देखिए, ददन पहलवान हमेशा लोकसभा लड़ते हैं, 1.5 लाख 2 लाख वोट ले आते हैं। कारण होता है कि डुमरांव का, बक्सर का, ब्रह्मपुर का, रामगढ़ का, दिनारा का जो यादव है बक्सर लोकसभा के अंतर्गत, वो ददन पहलवान के साथ जुड़ जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि छपरा में जो कांड हुआ यादवों के साथ, मोदी जी का वो बयान कि यादव में तेजस्वी यादव और लालू यादव को हम जेल भेज देंगे, बक्सर लोकसभा में भी यादवों का ध्रुवीकरण करा दिया सुधाकर सिंह की तरफ। वहां के यादवों ने तय कर लिया कि इस बार वोट बर्बाद नहीं करना है, और वो पैटर्न देखने को मिला। डुमरांव के कई बूथों पर मेरी बातचीत हुई, रामगढ़ में वही पैटर्न देखने को मिला, ब्रह्मपुर विधानसभा में वही पैटर्न देखने को मिला। आपको ये जो इलाका है, दिनारा का जो इलाका है, रोहतास में पड़ता है, इसके अलावा भभुआ से जो सटे हुए इलाका है, वहां भी यादव बाहुल्य है।
सभी जो यादव है वो एक तरफा सुधाकर सिंह को वोट करती है। दूसरा बात समझिए, पिछले बार वहां पे अश्विनी चौबे और जगदानंद सिंह के बीच लड़ाई थी। जगदानंद सिंह महज 1.25 लाख वोट से हारे थे, 1,15,000 के आसपास वोट था अश्विनी चौबे से। तो इस बार आईपीएस आनंद मिश्रा जो है वो अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो सैंपल्स बता रहे हैं कि बड़ा तबका जो भूमिहारों का वोट है, खासकर नैनीजोर का जो इलाका है ब्रह्मपुर में, वहां भूमिहारों का बड़ा आबादी है, करीब 70-75 हजार आबादी है ब्रह्मपुर विधानसभा में भूमिहारों का। बक्सर में भी आपको 25-30 हजार भूमिहार मिल जाएंगे। सारा भूमिहार वोट चला गया आनंद मिश्रा को। और ब्राह्मणों का भी एक तबका जो है, शाहपुर का जो इलाका है, ब्रह्मपुर का जो इलाका है, वहां पे भी ब्राह्मण दिए हैं आनंद मिश्रा को। तो आनंद मिश्रा 1 लाख के आसपास वोट ला सकते हैं, 75,000 से 1 लाख अनुमानित लगाया जा रहा है। तो ये नुकसान जो बीजेपी को हो रहा है, ये मिथिलेश तिवारी को वहां पर कमजोर कर रहा है। और अब जो एग्जिट पोल आ रहा है, सुधाकर सिंह इस बार लालटेन बक्सर में जला रहे हैं। मतलब बक्सर इस बार 2 टर्म के बाद कहिए, मतलब दो टर्म नहीं, 2 टर्म से तो अश्विनी चौबे ही जीत रहे थे, उसके पहले भी लालमणि चौबे जीते। तो कई बार के बाद बक्सर जो है वहां पर इस बार लालटेन जलने जा रहा है। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, एक अपना छवि है उनका, लोकल है वहां के। ये भी एक लड़ाई थी लोकल और बाहरी की, मिथिलेश तिवारी पर बाहरी का भी आरोप लग रहा था। तो सारा फैक्टर जो है वो सुधाकर सिंह के पक्ष में गया है। सुधाकर सिंह वहां पर 50,000 से 1 लाख के बीच के मार्जिन से सुधाकर सिंह बक्सर इस बार स्वीप कर रहे हैं। अच्छा, सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी की तरफ से शिवेश राम है, तो वही फिर कांग्रेस की तरफ से यानी वहाँ गठबंधन की तरफ से मनोज कुमार है। तो वहाँ पे समीकरण किसकी बनते हुए नजर आ रही है? देखिए, सासाराम में 25% के आसपास मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है। 22% वहाँ सवर्ण वोटर है, 15% वहां पर कुशवाहा वोटर है और 20% वहां पर दलित वोटर है, अनुसूचित जाति के मतदाता है। अब देखिए, सासाराम बड़ा सेफ सीट है बीजेपी के लिए। छेदी पासवान का टिकट काटा गया, उनका जगह शिवेश राम को लाया गया, लेकिन लड़ाई बहुत नहीं दिखा। मनोज कुमार को जिस सोच से कांग्रेस ने वहां पर टिकट दिया, वो लड़ाई में टिक नहीं पाए, स्पष्ट तौर से देखने को मिला। चाहे चनारी का इलाका हो, शिवसागर का इलाका हो, भभुआ का इलाका हो, सासाराम का इलाका हो, कराहगर का विधानसभा हो, सभी विधानसभाओं से जो रिपोर्ट निकल कर आया कि लड़ाई एकदम बीजेपी एक तरफा लड़ रही थी सासाराम में और बहुत हार्ड फाइट वहां पे देखने को नहीं मिला है। तो ये सीट भी जो है वो एनडीए निकाल रही है, मतलब सासाराम भी एनडीए जो है वो निकालते हुए दिख रही है। और ये मैंने कहा ना कि कई सीटों पर इस बार देखिए, चूंकि लास्ट फेज का चुनाव था, आज ही वहां मतदान हुआ है, तो अंतिम फेज में इस बार बीजेपी जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्म बनस्पत पिछले चरणों के चुनाव के कर गई है। हालांकि इसमें भी देखिए काराकाट फंसा हुआ है, काराकाट पर आप आइएगा भी, पाटलिपुत्र फंस रहा है, बक्सर फंस रहा है, लेकिन सासाराम, आरा जैसी सीटें जो है वो आराम से बीजेपी निकाल रही है। अच्छा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जब से पवन सिंह कहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब तो खैर समाप्त भी हो गया 7वां चरण का चुनाव, तो उसमें क्या लगता है कि वहाँ पे किसके समीकरण ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, वहाँ पर पहले नंबर पे या तो पवन सिंह रहेंगे या राजाराम सिंह कुशवाहा रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा सीट निकल चुका है, हार चुके हैं लगभग, हार चुके हैं लगभग, ये बात मानकर चलना होगा। इसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। देखिए, पवन सिंह उस इलाके के हैं, पवन सिंह वहां का गुणागणित समझते हैं, वहां के वोटर से भोजपुरी बोलकर कनेक्ट होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप सोचिए ना कि इकलौता सीट काराकाट बना बिहार का, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, पूरा बिहार भाजपा, पूरा बिहार जदयू, चिराग पासवान, कोई ऐसा बता था क्या जो काराकाट में चुनाव प्रचार करने नहीं गया था? सही बात। पवन सिंह बड़ा फैक्टर बने। और मैं कह रहा हूं, देखिए, हो सकता है हमारा एग्जिट पोल भी गलत हो, तमाम एग्जिट पोल गलत हो जाए और पवन सिंह काराकाट निकाल कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, काराकाट में एक मैसेज फैल गया था कि अगर पवन सिंह जीतते हैं तो बीजेपी का वो सीट बढ़ जाएगा, पवन सिंह बीजेपी में ही जाएंगे। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो कोई इनका ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये एनडीए में टिकेंगे ही टिकेंगे। हो सकता है 2018 में जिस तरह इन्होंने एनडीए को छोड़ दिया, उस समय राज्य मंत्री थे, हो सकता है फिर से ये हट जाए, केंद्रीय मंत्री थे उस समय भाई। तो ये एक मैसेज वहां के तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी का जो कैडर था, उसने काराकाट में पवन सिंह को वोट कर दिया है। तो वहां पर देखिए, राजाराम सिंह कुशवाहा भी निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस वहां पर पवन सिंह का ही बन रहा है जीतने का। एक लौता ये सीट बनेगा निर्दलीय, मतलब काराकाट जहां से एक निर्दलीय जीत सकता है और बीजेपी में वो निर्दलीय भविष्य में जा भी सकता है। तो काराकाट के ही समीकरण है। अच्छा, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे चंदेश्वर है, साथ में आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद है और निर्दलीय अरुण कुमार है। यहाँ पे किसकी समीकरण बन रही है? देखिए, जहानाबाद का भी जेडीयू वो सीट मैंने शुरू में भी कहा था और अब तो एग्जिट पोल ही बता रहा है। जहानाबाद में आप कहीं पे किसी से बात करते, जब कैंपेनिंग चल रहा था, 2 ही लोगों के बीच लड़ाई थी, सुरेंद्र यादव वर्सेस डॉक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार वहां से 2 टर्म एमपी रह चुके हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और बड़ा पकड़ उनका इस इलाके में माना जाता है, मतलब अच्छा पकड़ है उनका।
अब वहां जो गुणा गणित बैठा, भूमिहार वर्सेस यादव का लड़ाई हो गया। एक बात और गौर करने वाला था, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो लगभग सभी लोकसभा में पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए, जहानाबाद कोई नहीं पहुंचा। गौर करिएगा इस बात को, जहानाबाद में ना पीएम मोदी पहुंचे, ना अमित शाह पहुंचे, ना राजनाथ सिंह पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा है वहां। मतलब बीजेपी भी ये चाह रही थी कि वहां से फाइट जो है वो अरुण कुमार ही करे। देखिए, चंद्रवंशी जी को टिकट देकर भूमिहार समाज तो नाराज था ही नीतीश कुमार से, पिछले बार जीत गया था क्योंकि वहां पर 2019 का एक माहौल था। लेकिन इस बार मैंने चुनाव के पहले भी ये कहा था कि चंद्रवंशी जी को 1.5 से 2 लाख वोट से अधिक नहीं आने वाला है। जेडीयू का पूरा कैडर वोटर भी अगर कर देगा वोट जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को, बावजूद इसके जहानाबाद में वो फाइट में नहीं है। तो अगर पूछिए कि वहां जीत कौन रहा है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, तो सुरेंद्र यादव जो है, इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र यादव, वो ये सीट निकाल रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो जहानाबाद जीतते हुए दिख रहा है, और हो सकता है कि वहां पर अरुण कुमार भी आगे निकल जाएं, लेकिन ज्यादा चांसेस सुरेंद्र यादव का ही है। तो एक लंबे समय से जो इंतजार, सुरेंद्र यादव कई बार हारे, पिछला बार वहां पे 1700 वोट से हार गए थे, मात्र 1700 वोट से हार गए थे। 3,33,000 वोट आया था सुरेंद्र यादव को, और 3,35,000 कुछ वोट आया था चंद्रवंशी को। लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव के लिए लड़ाई बड़ी आसान हो गई डॉक्टर अरुण कुमार के उतरने से। अच्छा, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के तरफ से सुशील कुमार सिंह है, तो आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा है। यहाँ पे किसकी समीकरण बन रही है? देखिए, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा सीट निकाल लेंगे, हाँ, और ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है, उसका एग्जिट पोल हम बता रहे हैं। औरंगाबाद में फंसा हुआ सीट है, और सुशील कुमार के खिलाफ चुनाव, देखिए लालू यादव ने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बार बार कहा कि कई सीटों पर उनका एक चुनावी प्रयोग था। ऐसी जातियों को ऐसे सीटों से उतारना था जिनकी वहां पर चर्चा ही नहीं है। जैसे भूमिहारों का सीट रहा नवादा, वहां से कुशवाहा को लड़ा दिया गया। राजपूतों का सीट रहा मोतिहारी, वहां से राजेश कुशवाहा को लड़ा दिया गया। और ये भी राजपूतों का ही सीट है औरंगाबाद, जहां से अभय कुशवाहा को लड़ा दिया गया। अति पिछड़ों की गोलबंदी कर दी गई। लालू यादव का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा जो इस चुनाव में कई सीटों पर उनको फायदा दे गया। उसमें से एक सीट बना औरंगाबाद, और अब बीजेपी के लोग ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि औरंगाबाद जो है वो सीट इस बार अभय कुशवाहा जो है वो निकाल रहे हैं। और देखिए, एक बार जान लीजिए, अगर अभय कुशवाहा इस बार वो सीट जीत गए तो फिर आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक देखिएगा उस सीट पर जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसका ही वर्चस्व देखने को मिलेगा। मतलब बिहार के चित्तौड़गढ़ में सेंधमारी करने में लालू जो है वो सफल हो गए हैं, खासकर औरंगाबाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। अच्छा, गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हम की तरफ से जीतन राम मांझी है, और आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत है। और जीतन राम मांझी कई अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा विवाद में रहे, जिसकी वजह से वहाँ के वोटर्स उनके खिलाफ चले गए, क्योंकि वो रामचरितमानस को भी बोले, फिर राम मंदिर के भी बारे में बोले। लेकिन वो एनडीए के नेता है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं मतलब कि एक सपोर्ट भी कर रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन रही है? देखिए, यहाँ पर भी सीट फंसा हुआ है। यहाँ पर भी कुमार सर्वजीत जो है, इन्होंने टफ फाइट दे दिया, बहुत टफ फाइट दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि टफ फाइट दिया, इन्होंने काफी टफ फाइट दिया है। अगर बात करें गया के जाति समीकरण को, तो गया में आपको सवर्ण मतदाता भी मिल जाएंगे, राजपूत वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में है, भूमिहारों की संख्या भी, राजपूत और भूमिहार कलेक्टिव तौर पर 2.5 लाख है। कायस्थों की आबादी भी गया विधानसभा सदर में करीब 75,000 के आसपास माना जाता है। पासवान वोटर भी यहाँ बड़ी संख्या में है। इसके अलावा रविदास, जो धोबी समाज के लोग हैं, वो भी वहां पे अच्छी खासी मतदाता संख्या है उनकी। 3 बार से जीतन राम मांझी वहां पे चुनाव हार रहे हैं। इस बार जीतन राम मांझी ने पासवान वोटरों का वोट लेने के लिए यहां तक कह दिया कि हम चिराग को भविष्य का सीएम मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुमार सर्वजीत, जो बोधगया से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, कृषि मंत्री, उनके जीतने की संभावना अधिक बताई जा रही है। मतलब एनडीए गठबंधन का 2 प्रमुख दल, एक आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और दूसरा जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये दोनों सीट फंस गया है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं, और गया से जीतन राम मांझी जो है ये फंस चुके हैं। तो इस समीकरण को समझिए कि कितना बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में हो रहा है। तो गया के बारे में अगर आप पूछिएगा तो कुमार सर्वजीत जो है वो ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर हम टोटलिटी में बात करें करुणा, तो 5 सीट इंडिया गठबंधन, मगध और शाहबाद इलाके में 5 सीट इंडिया गठबंधन, 4 सीट महागठबंधन एनडीए गठबंधन, और 1 सीट पर निर्दलीय यानी काराकाट से पवन सिंह जो है उनके जीतने की संभावना प्रबल है। हालांकि काराकाट के बारे में राजा राम सिंह कुशवाहा को भी आप मान सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मतलब बराबर की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन बहुत टफ फाइट हुआ। देखिए, एक बार फिर से सम अप कर दे रहे हैं।
नालंदा से कौशलेंद्र कुमार एनडीए गठबंधन, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद एनडीए गठबंधन, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव मीसा भारती इंडिया गठबंधन, आरा से आरके सिंह एनडीए गठबंधन, बक्सर से सुधाकर सिंह इंडिया गठबंधन, ससाराम से शिवेश राम एनडीए गठबंधन, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव इंडिया गठबंधन, काराकाट से पवन सिंह इंडिपेंडेंट निर्दलीय, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा इंडिया गठबंधन और गया से कुमार सर्वजीत इंडिया गठबंधन। इसका मतलब आप समझिए कि इंडिया गठबंधन इस टर्म में भी बड़ी मात्रा से और बड़ी संख्या से आगे निकल रहा है। तो टोटालिटी में आप समझिए कि करीब करीब 20 से 22 सीट, 23 सीट या 24 सीट भी ऐसा होगा बिहार का जिसमें महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है वो फतह पाते हुए दिख रही है। करुणा, तो देखिए इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी लगातार कहते आ रही है कि 40 सीटें हैं इस बार बीजेपी लाएगी, और एक तरफ जो है महागठबंधन वो भी दावा कर रही है कि इस बार 40 में 40 तो ले नहीं जाने देंगे। तो देखिए किसकी सरकार बनती है, 4 जून को पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।